नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के आयोजन के सिलसिले में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। गुजरात में भी 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू। महाराष्ट्र सरकार ने नए कोविड दिशा निर्देशों की घोषणा की। रेस्टोरेंट, जिम और सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। क्रिसमस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 57वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दुबई में ACC अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवली निगम। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को दिन में लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। गुजरात की सिख संगत हर वर्ष 23 से 25 दिसंबर तक लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व मनाती है। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव इस अवधि में लखपत में रुके थे। गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी लकड़ी की पादुकाएं और पालकी जैसे स्मृति चिन्ह और गुरुमुखी की पांडुलिपियां रखी हैं। 2001 में भूकंप के दौरान लखपत साहिब गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचा था। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मरम्मत के लिए तत्काल प्रयास किए थे। इससे और श्री मोदी के हाल के प्रयासों से सिख धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा और आस्था परिलक्षित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व का धर्म गुरु होने के नाते भारत का दायित्व है कि वह सभी देशों में आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान करे। श्री मोदी कल नई दिल्ली में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के आयोजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस समिति की अधिसूचना 20 दिसंबर को जारी की गई थी। इसमें विविध क्षेत्रों से जुड़े 53 सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो की स्मृति में आयोजित किए जाने वाले समारोहों के बारे में अमूल्य सुझावों के लिए सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि श्री अरबिंदो के जीवन दर्शन के 2 पहलू क्रांति और विकास बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा था कि इस माह का मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए उन्हें अनेक सुझाव और विचार मिल रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर रहे लोगों के बारे में है। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लक्ष्य सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को आगरा से इस योजना का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करते हुए कहा था कि निर्धन, वंचित और शोषित वर्ग के जीवन में बदलाव लाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की सेवा के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए आज देश में अभूतपूर्व काम हो रहा है। 5 साल पहले मुझे यूपी के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को 2 करोड़ 95 लाख आवास उपलब्ध कराना है, ताकि सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विस्तार मार्च 2024 तक किए जाने से योजना के तहत कुल 2 करोड़ 95 लाख घरों में से शेष बचे 1 करोड़ 55 लाख 75 हजार परिवारों को पक्के घरों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। शेष घरों के निर्माण पर कुल 2 लाख 17 हजार करोड़ से अधिक का खर्च आएगा, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी, जबकि राज्यों द्वारा 73,475 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत बनाए जाने वाले पक्के मकानों में बिजली, शौचालय और गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। इस योजना की शुरुआत होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आज से रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रि की पालियों में काम करने वाले लोग अपने पहचान पत्र दिखाकर जा सकेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी जाने की अनुमति रहेगी। शादी विवाह अथवा अन्य आयोजनों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं का संदेश दिया जाएगा। दुकानदारों और व्यापारियों से ऐसे किसी भी व्यक्ति को सामान न देने के लिए कहा जाएगा जिसने मास्क न पहना हो। सड़क पर चलते समय और बाजार में भी मास्क लगाना जरूरी होगा। पुलिस को लगातार हालात पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। अधिकारियों से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है और साथ ही राज्य में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की भी जांच की जाएगी। राज्य में इस समय कोविड के कुल 266 मामले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात सरकार ने ओमिक्रॉन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी है। अब राज्य के 8 शहरों में रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। अब तक ये कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में रात्रि कर्फ्यू में 2 घंटों की बढ़ोतरी आज रात से लागू होगी। नए आदेश के अनुसार अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर और गांधीनगर में रात को 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान दुकान, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग यार्ड, हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर आदि सभी व्यावसायिक कामकाज बंद रहेंगे। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 100 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के मामले भी 30 हो चुके हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर राज्य में और अधिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
नए प्रतिबंधों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। बंद हॉल में होने वाली शादियों में केवल 100 लोगों को अनुमति होगी, वहीं खुले में होने वाली शादियों में 250 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। राज्य में जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के केवल 50% सीटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने विधान परिषद को दी हुई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने उन मरीजों को 35 करोड़ रुपए वापस दिलवाने में मदद की है जिन्होंने कोविड के इलाज के लिए निजी अस्पतालों द्वारा अत्यधिक शुल्क लिए जाने की शिकायत की थी। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में ओमिक्रॉन का प्रसार रोकने के लिए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध आज के अलावा 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। इस दौरान राज्य में रात में कोई आयोजन नहीं हो सकेगा। होटलों, क्लबों, रेस्तरां, पार्कों और सम्मेलन कक्ष में नववर्ष के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गिरिजाघरों में 50 लोगों के साथ क्रिसमस मनाने की अनुमति होगी। देश में कोविड टीकाकरण 140 करोड़ 93 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। अब तक 140 करोड़ 93 लाख 45,905 टीके लगाए जा चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के आयोजन के सिलसिले में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। गुजरात में भी 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू। महाराष्ट्र सरकार ने नए कोविड दिशा निर्देशों की घोषणा की। रेस्तरां, जिम और सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। क्रिसमस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 97वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दुबई में ACC अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। क्रिसमस का त्योहार आज पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर गिरजाघरों में रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य सजावट की गई है। लोग अपने घरों को भी सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार देकर क्रिसमस की खुशियां बांटते हैं। गोवा में विशेष भव्यता के साथ क्रिसमस समारोह शुरू हो गए हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के कारण विदेशी पर्यटक क्रिसमस और नववर्ष समारोहों के लिए गोवा पहुंचे हैं। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। गोवा में क्रिसमस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गोवा में मिडनाइट मास क्रिसमस की परंपरा है। गोवा के गिरजाघरों में मध्यरात्रि से ही आयोजन शुरू हो गया था। रोशनी और सजावट, खूबसूरती से जगमगाते सितारे त्योहार की मुख्य विशेषता हैं। क्रिसमस के दौरान बैम्बिक और दौदौल जैसे खाने के जायके राज्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने में सावधानी बरती जा रही है। मुकेश थाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह का प्रेम और करुणा का संदेश पूरी मानवता को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए जो उनके आदर्शों के अनुरूप न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित हो। उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने कहा कि क्रिसमस प्रेम, करुणा और क्षमा के मूल्यों में आस्था सुदृढ़ करता है। ईसा मसीह के जन्मदिन पर हमें उनके जीवन मूल्यों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन हम ईसा मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं का स्मरण करते हैं, जिनमें सेवा, दयालुता और विनम्रता पर सबसे अधिक बल दिया गया है। श्री मोदी ने लोगों के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित विश्व संगीत तानसेन महोत्सव आज से ग्वालियर में शुरू हो रहा है। ये 30 दिसंबर तक चलेगा। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की ये 97वीं कड़ी होगी। आयोजन के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
कार्यक्रम के मंच का निर्माण ओंकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की तर्ज पर किया गया है। समारोह का औपचारिक उद्घाटन रविवार 26 दिसंबर को शाम 6 बजे होगा। समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 97वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए थे। वे उत्कृष्ट सांसद रहे, जिनके नेतृत्व में लोगों का गहरा भरोसा था। एक सांसद और विशेषकर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण योगदान किए और साहसिक सुधारों तथा बुनियादी ढांचा विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के प्रति अटल जी की सेवा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि विकास के लिए उनके प्रयासों का लाखों भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 50 ओवर के ग्रुप चरण मैच में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार 11 बजे से शुरू होगा। आज ही अफगानिस्तान का मुकाबला मेजबान संयुक्त अरब अमारात से होगा, जबकि बांग्लादेश कुवैत के साथ खेलेगा। ऑफ स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। 41 वर्षीय हरभजन सिंह ने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट से की। 2 दशक से अधिक लंबे करियर में हरभजन सिंह ने 103 टेस्ट मैच में कुल 417 विकेट लिए। उन्होंने 236 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 269 विकेट लिए। 28 2020 मैचों में 25 विकेट हासिल किए। उन्होंने 163 आईपीएल मैच भी खेले और 150 विकेट चटकाए। नए ढंग से सामान्य जीवन यापन का एक और वर्ष समाप्त होने को है। इस वर्ष कोविड के एक नए वेरिएंट का पता चला और एक बार फिर दुनिया भर में सामान्य गतिविधियों में ठहराव जैसी स्थिति बन गई। लेकिन वर्ष 2021 ने भारत को गर्व का अवसर भी दिया है। इसी वर्ष ओलंपिक में हमने 7 पदक जीते, जो ओलंपिक में हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा और इस तरह भारत एथलेटिक्स में 100 साल बाद स्वर्ण जीतने में कामयाब रहा। ओलंपिक में ही पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य जीता। ओलंपिक हॉकी में भारत ने 41 वर्ष बाद कोई पदक जीता। पैरालंपिक खेलों में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और 19 पदक जीते। इनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरालंपिक में 20 वर्षीय अवनी लेखरा सबसे चमकता सितारा बनकर उभरी और स्वर्ण तथा कांस्य दोनों जीतकर पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्ता की। भूपेंद्र नाथ दत्ता एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1880 में कलकत्ता में जन्मे भूपेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को ब्रह्म समाज ने आकार दिया था, जिनमें जाति विहीन समाज में विश्वास, एकेश्वरवाद में विश्वास और अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह शामिल था। 1902 में वो बंगाल के क्रांतिकारी समाज में शामिल हो गए, जिसका निर्देशन प्रमथनाथ मित्रा ने किया था।
इस अवधि के दौरान वो श्री अरबिंदो और बारिंद्र घोष के करीबी सहयोगी बन गए। वे जुगांतर पत्रिका नामक समाचार पत्र के संपादक भी थे। 1907 में दत्ता को ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपेंद्रनाथ जर्मनी गए और वहां क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। 1930 में कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय किसानों के लिए एक मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 वार्षिक सम्मेलनों की भी अध्यक्षता की। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सदस्य होने के कारण भूपेंद्रनाथ को ब्रिटिश पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया था। उन्होंने 25 दिसंबर 1961 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार धरती के इस महान सपूत को नमन करता है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 25 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, जिनका जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था। 1942 में 16 साल की उम्र में वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 24 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। वे आर्य समाज की युवा शाखा के सदस्य के रूप में सामाजिक जीवन में सक्रिय थे। उन्होंने विभाजन के दंगों के कारण कानून की पढ़ाई छोड़ दी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्वतंत्रता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनके शासन को पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उदारीकरण के लिए भी याद किया जाता है। वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उनकी प्रकाशित रचनाओं में कैदी कविराज की कुंडलियां और अमर आग शामिल है। राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस महान आत्मा ने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली। पच्चीस दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। एक शिक्षाविद और वकील, मालवीय असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के लिए 1911 में वकालत के व्यवसाय का त्याग कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1928 में वो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के साथ शामिल हुए। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 4 बार इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। उन्हें 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें।
उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और प्रियंका, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण लिखता है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा विश्व चौथी लहर के चपेट में, हमें भी सतर्क रहने की जरूरत। अमर उजाला ने बेकाबू भीड़ से चिंतित दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त रुख को दिया है कि ये भयावह है, इसे रोकिए, अगर कुछ हुआ तो अफसर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर जीएसटी टीम की छापेमारी की खबर अधिकतर अखबारों में है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कर्मचारियों को 175 करोड़ रुपए गिनने में 36 घंटे लगे। नौसेना का पहला स्वदेशी मिसाइल कार्बेट युद्धपोत खुखरी हुआ सेवा मुक्त, हरिभूमि की खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के आयोजन के सिलसिले में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। गुजरात में भी 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू। महाराष्ट्र सरकार ने नए कोविड दिशा निर्देशों की घोषणा की। रेस्टोरेंट, जिम और सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। क्रिसमस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 97वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दुबई में एसीसी अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।